आज शाम के वक्त जैसे ही चारू घर में घुसी तो सोनाली उसे देखकर जोर से चिल्लाते हुए बोली, हो गई तेरा आवारागर्दी खत्म, आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। जैसे ही सोनाली दंदनाती हुई चारू के करीब आई तो चारू डर के मारे कदम पीछे रखने लगी। उसे पता था कि आज सोनाली उसे छोड़ेगी नहीं। सोनाली ने उसके हाथ को पकड़कर खींचा और जमीन पर गिरा दिया। अब बोल, मुझे बता है कि तू माँ को ढूंढने का बहाना करके रोज रोज अपने यार से मिलने जाती है। चारू रोते हुए बोली, नहीं भाभी, ऐसे इल्जाम मत लगाओ। सोनाली उसके बाल खींचते हुए कहा, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि वह जिंदा है भी या नहीं किसी को पता नहीं, लेकिन तुझे तो आवारागर्दी करनी है इस बुढ़िया के नाम पर। दिन भर जाने कहां कहां उसको ढूंढती फिरती है। दोपहर के 12 बज गए हैं और अभी तक खाने का कोई अता पता ही नहीं है। यह काम कौन करेगा? आज मेरी मम्मी पापा, बाई भाभी और उनके बच्चे आने वाले हैं तो सबके लिए खाना बनाना है। उनके आने से पहले सब तैयार हो जाना चाहिए। चारू रोते हुए बोली, भाभी, मैंने काम करने को कभी मना नहीं किया, सारे काम टाइम पर कर देती हूँ, लेकिन आप यह सब मत बोलिए मेरी माँ के बारे में। ऐसा मत बोलो, मेरा दिल कहता है कि एक दिन वह मिल जाएंगी। वह जहाँ भी होगी एक ना एक दिन मैं उनको जरूर ढूंढ लूंगी। सोनाली गुस्सा होते हुए बोली, एक तो पता नहीं कि वह निकम्मी बुढ़िया कहाँ चली गई, ऊपर से तेरा ड्रामा खत्म ही नहीं हो रहा है। तेरा आए दिन का नाटक है और अच्छा ही है वह चली गई। और मैं तो कहती हूँ कि तू भी उसके साथ मर जाती, कम से कम तुम लोगों का खर्चा नहीं उठाना पड़ता और काम के लिए सर भी नहीं खाना पड़ता। सोनाली की बात सुनकर दुखी चारू कहने लगी, भाभी, आप ऐसे शब्द कैसे कह सकती हैं? यहाँ तक मैं आपको समझती हूँ, अगर मैं चली जाती तो आपके घर का काम कौन करता और खाना कौन बनाता? कम से कम मेरी वजह से आपको दोनों समय का खाना तो बना बनाया मिल रहा है, वरना आप तो हिलती भी नहीं। चारू की बात सुनकर सोनाली आग बबूला हो गई। उसने चारू के बाल खींचते हुए उसका सिर दीवार में मार दिया और बोली, इतनी जुबान अपने आगे मैं किसी की चलने नहीं देती जितनी तेरी चल रही है। आज मैं इसे काट कर रहूंगी और तेरा एक एक बाल नोच कर निकला तो मेरा नाम भी सोनाली नहीं। सोनाली ने कहते ही चारू के बाल खींचना शुरू कर दिया। चारू को तड़पते देखकर भी उसको उस पर दया नहीं आई, बल्कि उसे तड़पता देखकर सोनाली को तो जैसे सुकून मिल रहा था। चारू चीखते हुए बार बार कह रही थी, आह भाभी, मेरे बालों को छोड़ दो, बहुत तेज दर्द हो रहा है, प्लीज भाभी छोड़ दो। तभी चारू को लगा कि उसका भैया अंदर है। उसने कमरे में बैठे हुए अपने भैया को आवाज दी, भैया, भाभी को रोको, मुझे दर्द हो रहा है, देखो ना भाभी मेरे साथ क्या कर रही है, भैया जल्दी से बाहर आओ। चारू की दर्द भरी आवाज सुनकर कमरे से अनूप निकलकर बाहर आया और बोला, क्या है, इस तरह चिल्लाकर घर क्यों सिर पर उठा रही हो? उसके भाई ने इस तरह पूछा जैसे उसे कोई मतलब ही नहीं हो। जो तांडव सोनाली कर रही थी इससे जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। चारू रोते हुए बोली, भैया आप देख तो रहे हो भाभी किस तरह से मेरे बालों को खींच रही है, जल्दी से मेरे बालों को छुड़ाओ वरना दर्द से मर जाऊंगी, मैं इन्हें कहो छोड़ दे मुझे। चारू रो रोकर बाई से गुहार लगा रही थी, लेकिन बाई ने उल्टा उसे ही पूछा, अरे तुमने ही कुछ किया होगा, वरना सोनाली ऐसा कभी नहीं करती। यह तुम्हें कितने प्यार से रखती है, दिन भर इससे जुबान चलाती हो। मैं कुछ नहीं कहूँगा इसको, यही तुम्हें सब सिखाएगी, वरना ससुराल में जाकर मेरी नाक कटवाओगी। इतना कहकर अनु फिर से कमरे में जाकर बैठ गया। अपनी पत्नी को एक बार भी नहीं रोका। चारू हैरान थी, साथ ही अपने आप को छुड़ाने की भरपूर कोशिश भी कर रही थी।
काफी देर की मार खाने के बाद चारू अपने बाल छुड़ा पाई, लेकिन काफी टूट भी चुके थे और सर का दर्द भयंकर था। कितनी ही बार सोनाली की मुट्ठी में कैद थी चारू आंखों में आंसू लिए अपनी भाभी से बोली, भाभी आप कैसे इतना ये सब कर सकती हैं? कुछ तो इंसानों वाला व्यवहार कीजिए। चलो ठीक है, मेरे साथ जितना भी बुरा करना है कर लो, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब वक्त मेरा होगा और आप मेरे आगे पीछे गिड़गिड़ाएंगे। आज आपने मुझे नौकर बनाकर रख दिया है, लेकिन एक वक्त आप बनाकर खिलाएंगे और मैं ऐसे ही हंसूंगी आप पर। यह सुनते ही हंसते हुए सोनाली कहने लगी, अच्छा जी, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं जा रहा, चल देखते हैं। लेकिन अभी तेरी जुबान बंद नहीं हुई तो दोबारा टेलर दिखाऊं क्या? लेकिन जो तू सोच रही है वह कभी नहीं हो सकता, क्योंकि तुझे यह आखिरी दम तक मेरी गुलामी करनी पड़ेगी। अब चल जल्दी से रसोई में और खाना बना जल्दी से, मेरे मायके के सभी लोग आने वाले हैं। आज चारू अपने भैया भाभी के व्यवहार से फूट फूट कर रोई। बेचारी चारू रसोई एक कोने में बैठी बैठी बहुत देर तक रोती रही, बार बार अपनी माँ को भी याद कर रही थी। माँ कहाँ हो आप? आ क्यों नहीं जाती? यहाँ यह सब कुछ हो रहा है मेरे साथ। 3 हफ्ते से आपको ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गई हूँ। कुछ याद नहीं रहता था, मगर अपना घर और मुझे कैसे भूल गई? आप अपने घर वापस आ जाओ माँ, आपके अलावा मेरा इस घर में कोई नहीं है। भैया अभी भाभी के आने के बाद उम्मीद से ज़्यादा बदल गए हैं। उन्हें हम दोनों के दुख दर्द दिखाई ही नहीं देते हैं। एक तो आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, माँ कैसी होगी? दरअसल 1 हफ्ते पहले तुलसी जी और उनकी बेटी ठीक ठाक अपने घर पर ही थी। सब कुछ सही था। चारू की उम्र 22 साल की थी और देखने में बेहद सुंदर भी थी। जाने कहाँ कहाँ से रिश्ते आए थे उसके, मगर माँ ने उम्र कम होने के कारण शादी से इनकार कर दिया था। चारू के बाल इतने खूबसूरत और लंबे थे, कोई भी देखा तो देखता ही रह जाता। और खास बात यह थी कि सोनाली को चारू की तारीफ हजम नहीं होती थी। चारू की खूबसूरती की तारीफ सुनकर तो सोनाली बुरी तरह जल बुझ जाती थी और उसके तन बदन में आग ही लग जाती थी। वैसे तो जब तक चारू के पिताजी भी थे तब तक घर में सब कुछ ठीक था। चारू पढ़ाई भी कर रही थी और घर संभालती थी, उसका और उसके भाई का ख्याल रखती थी। जीवन खुशहाल था, लेकिन 1 साल पहले जब उसके पिता का देहांत हो गया तो जीवन में दुख के बादल छा गए। पिता के जाने का दुख माँ को बर्दाश्त नहीं हुआ और वह बीमार रहने लगी। बीमारी के कारण उन्होंने अपने बेटे अनूप को 6 महीने पहले शादी कर दी। क्योंकि अनूप का रिश्ता तो पिताजी के जाने से पहले ही तय था, सो शादी भी जल्दी कर दी गई। कुछ दिन तक तो सोनाली का व्यवहार सबके साथ अच्छा रहा, लेकिन सोनाली ने 1 महीने बाद ही सब पर अपना हुक्म चलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने पूरे घर पर कब्जा कर लिया। सोनाली की यह हरकतें चारू को पसंद नहीं थी। वह कभी बीच में बोली भी तो सोनाली का बर्ताव दिल दुखा गया। अब सब खामोश रहने लगे थे। सोनाली तो चारू की माँ से भी उल्टा सीधा बोलती थी, जो कि चारू को बिल्कुल पसंद नहीं था। इसी कारण कभी कभी लड़ाई होने लगती थी। घर के माहौल के कारण तुलसी जी की तबीयत बिगड़ने लगी। चारू ने भाई से कहा भी कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उनको पास के ही अस्पताल में लेकर चलो। तो सोनाली ने भड़कते हुए कहा, अरे इसको अस्पताल ले जाने की क्या जरूरत है? इस उम्र में यह सब होता ही है। तुम इसको अमृत पिलाओगे क्या? हमेशा तो कोई जिंदा नहीं रहता। अब जितना जीना था इसने जी लिया। तो चारू, अब हमारे पास इसके इलाज पर खर्च करने को फालतू पैसे नहीं हैं। थोड़ा बहुत बुखार है, अपने आप ठीक हो जाएगा। और वह बोली, भाभी माँ को थोड़ा नहीं बल्कि 104 बुखार है और आप कह रही हो अपने आप ठीक हो जाएगा। आपकी माँ होती तो क्या यही कहती आप? पिताजी
उसके बाद अब माँ ही तो है हमारे पास। माँ के कारण ही तो घर घर लगता है, वरना मैं इस घर को छोड़कर कब की चली गई होती। सोनाली आंखें दिखाते हुए बोली, तुझे तो जाना ही है, लेकिन तेरे लिए कोई राजकुमार नहीं आने वाला। यह जो अपनी खूबसूरती का घमंड है ना तुझे, इसको तो मैं उतार कर रहूंगी। किसी अपाहिज से ना ब्याह तुझे तो मेरा नाम भी सोनाली नहीं। सोनाली की जलन साफ नजर आ रही थी। बहू की बात सुनकर तुलसी जी कहने लगी, बहू कुछ तो शर्म करो। मेरी बेटी के लिए लूला लंगड़ा क्यों देखोगी? क्या मेरी पढ़ी लिखी सुंदर बेटी किसी अपाहिज के लायक है? तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी है मेरी बेटी की, मैं अपने आप कर लूंगी सब। इसके पिता उसकी शादी के लिए पैसा जोड़कर गया है। शादी में ना तो कोई कमी होगी और ना रिश्ते भी अच्छा ही होगा। देखना तुम कैसे अपनी बेटी को विदा करूंगी। सोनाली तमक कर बोली, देखो देखो, वैसे तो इस बुढ़िया की तबीयत खराब है, लेकिन लड़ने के लिए तबीयत ठीक हो गई और जुबान कैंची की तरह धार धार चल रही है। देखो ना, वैसे तो माँ बेटी दिन भर कहती हैं कि माँ की याददाश्त कमजोर है, उन्हें बहुत कुछ याद नहीं रहता, लेकिन देखो बुढ़िया को शादी के 15 लाख याद हैं। बहुत देर तक बड़बड़ाने के बाद सोनाली और अनूप दोनों ने माँ का इलाज करने से साफ साफ इनकार कर दिया, जिससे चारू बहुत दुखी हो गई। उसको समझ नहीं आ रहा था कि किस प्रकार माँ का इलाज करवाए। रात में सोनाली ने अनूप से कहा, देखो अनूप, यह जो तुम्हारी माँ रोज रोज 15 लाख गुणगान करती रहती है, उसमें से मैं इनको एक अन्ना भी नहीं दूंगी। जो है वह तुम्हारे पिताजी का है और उस पर हमारा पूरा अधिकार है। हम इसको कुछ क्यों दें? आई बड़ी शादी करने वाली, तुम अपनी बहन की शादी कैसे भी करके इसको यहाँ से चलता करो, नहीं तो जब तक यह रहेंगी यह बुढ़िया पैसों का गाना गाती रहेगी। अरे सोनाली, इतना आसान नहीं है, माँ के रहते भी वह पैसा हमें नहीं मिलने वाला। सोनाली सुन के तो सोच में पड़ गई। कुछ देर तक सोचते रहने के बाद बोली, अगर ऐसा है तो एक काम करते हैं कि हम बुढ़िया को ही ठिकाने लगाते हैं, उसके बाद सोचेंगे कि चारू का क्या करना है। ठिकाने लगाने की बात सुनकर अनूप बोला, सोनाली, यह तुम्हारे ठिकाने लगाने का क्या मतलब है? सोनाली ने कहा, अरे मेरा मतलब है कि तुम्हारी माँ की याददाश्त ठीक नहीं रहती है। हम कल ही उसकी अस्पताल के नाम पर कहीं लेकर जाते हैं और कहीं रास्ते में छोड़ आएंगे। वह घर तो नहीं आ पाएंगी, बहन भी कितने दिन ढूंढेंगी और जल्दी ही कैसा भी एक लड़का देखकर तुम्हारी बहन की शादी कर देंगे। नहीं तो अगर यह बुढ़िया रहेगी तो सारे रुपए अपनी बेटी की शादी में खर्च करवा देगी। अनूप को सोनाली की बात सही लगी और उसने तुरंत हामी भरते हुए कहा, हाँ तुमने पहली बार सही बात की सोनाली। मैं ऐसा करता हूँ कि पास के शहर में एक वृद्धाश्रम से बात करके रखता हूँ, उधर इस बुढ़िया को भेज दूंगा। हमारा काम भी हो जाएगा और मुसीबत टल जाएगी। दूसरे दिन ही अनूप ने अपनी माँ से कहा, माँ आज तुम्हें डॉक्टर को दिखा देता हूँ, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। चारू सुनकर खुश हो गई और बोली, हाँ भैया, अब मम्मी ठीक हो जाएगी, चलो मैं भी माँ के साथ चलती हूँ। अरे तुम मेरे साथ जाकर क्या करोगी? मैं तो माँ को वापस छोड़कर ऑफिस चला जाऊंगा, इतना टाइम नहीं है चारू। अरे घर पर बहुत सारे काम हैं, भाभी की मदद के लिए तुम घर पर रहो। चारू ने भी कहा, कोई बात नहीं भैया, वैसे भी आज मेरे कॉलेज में प्रैक्टिकल है, मैं भी आज अपने कॉलेज का काम निपटा कर आती हूँ, आप माँ को दिखाकर ले आओ। अनूप तुलसी जी को लेकर दूसरे शहर चला गया। वृद्धाश्रम में उसने पहले ही बात कर ली थी। चारू ने कॉलेज जाने के लिए किताबें जैसे ही हाथ में उठाई कि सोनाली डंडा लहराती हुई आई और उसके हाथ से किताबें छीनकर फेंक दी। चारू फटी आंखों से उसे देखने लगी और बोली, क्या भाभी, क्या कर रही हो? इस तरह किताबें फेंकने से
विद्या का अपमान होता है। आपने भी तो पढ़ाई की है, यह सब नहीं समझती क्या? चारू ने झुककर फटाफट किताबें उठानी शुरू कर दिया। उस किताबें उठाते देखकर सोनाली को बहुत गुस्सा आया और वह गुस्से भरी आवाज में बोली, चल अंदर चल, बहुत होगी तेरी पढ़ाई। इससे ज्यादा पढ़ लिख कर सिर पर नहीं बैठाना है, और वैसे भी अब तेरी पढ़ाई पर पैसा खर्च करने की औकात नहीं है हमारी। सोनाली की बात सुनकर वह जोर से बोली, भाभी कैसी बातें कर रही हो? मेरी आज फाइनल ईयर के प्रैक्टिकल हैं, अगर नहीं जाऊंगी तो मेरी ही 3 सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ऐसे जुल्म करने की सोचना भी मत। सोनाली ने कहा, तो कौन सी महारानी है जो पढ़ाई करके तुम्हें अधिकारी की नौकरी करनी है? लड़की है तो चुप रहकर घर के काम दाम देख, समझी? और तेरे रहते तो मैं घर का एक काम भी नहीं करूंगी। तुझे किस लिए खिलाती हूँ? चल जा रसोई में, पहले खाना बना और उसके बाद पूरे घर की सफाई करना। और खबरदार जो धीरे धीरे हाथ चलाया तो, वरना तेरी यह सुंदर सुंदर हाथ तोड़ दूंगी। कपड़े भी धोने हैं इसके बाद, चल जल्दी कर। चारू हाथ जोड़कर रोती हुई बोली, प्लीज भाभी मुझे कॉलेज जाने दीजिए, मैं वादा करती हूँ मैं ये सारा काम कॉलेज से आने के बाद कर दूंगी। मेरा साल, मेरी मेहनत खराब हो जाएगी। सोनाली लाल पीली होकर बोली, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। सोनाली चारू के हाथ पकड़कर कमरे में धक्का दे दिया। इससे पहले कि चारू कुछ समझाती, सोनाली दरवाजे को बाहर से लॉक करके चली गई। रोती हुई चारू दरवाजे को ठोकती रही, लेकिन सोनाली के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। अंदर से लगातार आवाज आ रही थी। उसने इधर उधर देखा मगर कोई खिड़की तक ना था कि वह भाग सकती। सोनाली को तो बेहद खुशी हो रही थी। चारू को पढ़ने से रोककर उसके दिल को सुकून हो रहा था, क्योंकि उसको तो ना उसका पढ़ना पसंद था और ना ही उसकी सुंदरता। सोनाली ने कई घंटे तक कमरे का दरवाजा नहीं खोला। चारू बराबर मिन्नतें करती रही, लेकिन सोनाली का दिल नहीं पिघला। दोपहर के 2 बजे अनु परेशान होता हुआ घर में आया और माँ माँ कहकर आवाज देने लगा। अनूप की इतनी घबराई हुई आवाज सुनकर चारू झट से खिड़की के पास आ गई और बोली, भैया क्या हुआ? माँ माँ क्यों पुकार रहे हो? वह तो तुम्हारे साथ गई थी, तुम लेकर गए थे डॉक्टर को दिखाने। भैया बोलो ना, माँ कहाँ है? आपका चेहरा उतरा क्यों है? चारू अनूप का चेहरा देखकर इतने घबरा गई थी कि उसने एक ही सांस में सारे सवाल पूछ डाले। अनूप सोफे पर बैठकर बोला, चारू माँ मेरे ही साथ गई थी, मैंने उनको दिखा भी दिया था, लेकिन चारू मैंने उन्हें एक बेंच पर बिठाया और उनके लिए जूस लेने चला गया। वापस आया तो वहां से गायब हो गई। सारा रास्ता छान मारा चारू, लेकिन पता नहीं माँ कहाँ चली गई। चारू यह सुनकर परेशान हो गई। वह बोली, भैया आपने ठीक से देखा था ना? अरे वही कहीं होंगी, उनकी तबीयत खराब थी, ऐसे कैसे जा सकती हैं? इतने बुखार में चलकर कैसे गई होंगी? भैया जाकर फिर से देखो, वह भूल जाती हैं तो घर का रास्ता तो उन्हें याद ही नहीं रहेगा। चलो चलो ढूंढते हैं। भैया नहीं तो माँ घर कैसे आएंगे? अनूप अपनी जगह बैठकर झूठे आंसू बहाता रहा और चारू खिड़की से भाभी को आवाज लगाती रही थी, लेकिन सोनाली नहीं आई और वह फूट फूट कर रोने लगी। वह फिर से बोली, भैया माँ तो जैसा आप कहते थे वैसा ही करती थी। मुझे इस बात का भरोसा नहीं हो रहा कि माँ कहीं गुम हो गई हैं या खुद से कहीं चली गई। अनूप चारू पर जोर से चिल्लाया, चारू क्या बोलते जा रही हो? तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? सोनाली तभी वहां आई और कमरे का दरवाजा खोल दिया। अंदर घुसकर चारू को आंख दिखाकर बोली, देख नहीं रही क्या तुम्हारे भैया कितने परेशान हैं, कितने घबरा रहे हैं? देखो जरा यह माँ के लिए कितना रो रही है। वह सिर्फ तुम्हारी माँ थोड़े है, अनूप की भी माँ है, और इन पर इल्जाम लगाने की हिम्मत कैसे हो रही है तेरी? यह माँ को तलाश कर ही रहे आए होंगे।
दरवाजा खुलते ही चारू कमरे से बाहर भागी और चप्पल पहनकर माँ को ढूंढने निकल गई। अस्पताल के आसपास पहुंचकर वहां की सड़कों पर खड़ी इधर उधर देखने लगी। हर एक से पूछा लेकिन कोई बता ही नहीं पाया। हॉस्पिटल के बाहर बेंच पर बैठ गई कि शायद माँ दिख जाए, लेकिन वह नजर नहीं आई। लेकिन वह बेचारी कहाँ जानती थी कि माँ को तो उसका भाई दूसरे शहर के वृद्धाश्रम में छोड़ आया है। काफी देर तक तुलसी जी नहीं मिली, लेकिन फिर भी चारू ने अपनी माँ को ढूंढने की आशा नहीं छोड़ी। उनको गए हुए 2 हफ्ते बीत गए, फिर भी वह रोज बाहर निकलती थी इस उम्मीद में कि कभी तो माँ मिल जाएंगी। हर एक गली में नजर डालती, फोटो दिखाकर भी पूछती। आसपास के सभी मंदिर तक फ्रोल डाले थे उसने, ताकि मंदिर में बैठे भिखारी तक को ध्यान से देखी कि कहीं इनमें इसकी माँ तो नहीं। ऐसे ही दिन बीतते गए। चारू रसोई के कोने में बैठी माँ की हर एक बात रोते हुए याद कर रही थी। सोनाली ने जो काम कहा था उसने उसे अभी तक हाथ भी ना लगाया था। तभी रसोई में सोनाली आ गई और कोने में चारू को बैठा हुआ देखकर भड़क गई। तू शहजादी यहाँ बैठी आराम फरमा रही है और मायके से सब लोगों के आने का समय हो गया है। हे राम, इसने तो कुछ किया ही नहीं। अगर 2 मिनट में नहीं उठी तो तेरी यह सुंदर शक्ल बिगाड़ दूंगी। जल्दी उठ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चारू ने सोनाली की तरफ नजर उठाकर देखा। वह गुस्से में बड़ी खड़ी थी। चारू ने मजबूरी में खाना बनाना शुरू कर दिया। समय कम था और काम ज्यादा। थोड़ी देर में ही उसकी भाभी के मायके वाले आ गए और चारू ने जाकर सभी को पानी दिया। सोनाली ने चारू से शक्ति से आर्डर देकर कहा, ए हीरोइन, सारा खाना जल्दी डाइनिंग टेबल पर लगा दो और जब हम लोग बैठकर खाएंगे तो तुम्हें खड़े होकर सर्व करना पड़ेगा, समझी? सब लोगों के साथ खाना खाने के लिए मत बैठ जाना। चारू ने रूठे स्वर में कहा, ठीक है, वैसे भी मुझे आप लोगों के साथ बैठकर खाना खाने की कोई शौक नहीं है। चारू से बदले में यह 2 टुकसा जवाब सुनकर सोनाली तिलमिला गई, लेकिन मेहमानों के कारण बोली नहीं। सोनाली को उसकी कही बात चुभती थी। उसे चारू का यह स्वाभिमानी रूप बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह चाहती थी कि चारू हमेशा उसके आगे झुक कर रहे, लेकिन चारू हमेशा जवाब देकर निकल जाती थी और सोनाली इस कारण उसे बार बार नीचा दिखाकर सबके सामने अपमानित करती रहती थी। सभी लोगों के खाना खाने के बाद सोनाली चारू से ड्राइवर को खाना देकर आने के लिए कहा, जो कि बाहर के ही कमरे में बैठा था। चारू को गुस्सा आया कि कैसे उसकी भाभी उस पर ऑर्डर करती है। यह देख सोनाली बोली, यही औकात है तेरी? बेचारी चारू ना चाहते हुए भी बाहर वाले कमरे में जब ड्राइवर को खाना देने चली गई, उसने वहां एक लगभग 25 साल के लड़के को बैठे देखा, जो साधारण कपड़े पहने बैठा था। उसने पैरों में हवाई चप्पल पहनी हुई थी। चारों चुपचाप उसे खाना देकर आ गई। जब वापस आई तो सोनाली ने अपने घर वालों के सामने ही कहा, क्यों चारो, लड़का कैसा लगा? सारे मुंह दबाकर हंस रहे थे। चारू ने दांत पीसते हुए एक मुट्ठी बीच ली, फिर थोड़ी धीमे से बोली, भाभी, आप क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आया। उसकी इस बात पर सभी मायके वाले खिलखिलाकर हंस पड़े। अपना इस तरह से मजाक उड़ाते देखकर गुस्से में भरी जा रही थी। सोनाली की माँ हंसकर बोली, अरे यही कि जिस ड्राइवर को तुम अभी खाना देकर आई हो, उसी के साथ सोनाली ने तुम्हारा रिश्ता तय किया है। अगले 8 दिनों में तुम्हारी शादी भी है। चारू जोर से गुस्से में बोली, मुझे शादी नहीं करनी, मेरी माँ को ढूंढना है मुझे पहले। भैया भाभी ऐसा कैसे कह सकती हैं? मैं ऐसे इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकती। अभी तो मुझे माँ को ढूंढना है। जब मेरी माँ वापस मिल जाएगी तभी मैं शादी करूंगी। अनूप चिल्लाते हुए बोला,
हफ्ते भर में ही अनूप और सोनाली ने उसकी शादी विकास से कर दी। चारू बिना माँ के शादी कर रही थी, जिसका उसे बहुत दुख था। विदाई के समय भी चारू बहुत रोई थी, क्योंकि उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। भाई भाभी ने उसे समझाकर घर से निकाल दिया। अनूप सोनाली ने भी तो शादी के बाद उसे कभी नहीं बुलाया। चारू का तो मायका पूरी जिंदगी के लिए ही खत्म हो गया था। विदाई के समय पर सोनाली ने उसके कान में कहा था कि अब तुम्हारे इस घर से कोई रिश्ता नहीं है। अब जिस घर में तुम्हें ब्याह है उसी घर में पूरी जिंदगी रहना। खबरदार जो लौट कर आई तो। स्वाभिमानी चारू ने भी धीरे से कह दिया, जिस तरह से आपने मुझे निकाला है इस तरह तो मैं कभी नहीं आना चाहती। अब इस घर में मेरी माँ नहीं तो मेरा मायका भी नहीं। विदाई के समय जाते जाते भी चारू का जवाब फिर से सोनाली को चुप करा गया। अब तो चारू भी अपने भाई भाभी के घर नहीं आना चाहती थी। शादी के बाद भाई और सोनाली ने चारू से कोई रिश्ता नहीं रखा और ना ही कभी बुलाया। कुछ दिनों बाद सोनाली ने अनूप से कहा, चलो सब अच्छे से हो गया, माँ भी ठिकाने लग गई और बेटी भी ब्याह कर चली गई। अब एक काम करेंगे, उस पैसे से हम एक कार लेंगे और घूमने चलेंगे। चारू के घर से जाने के 6 महीने बाद ही अनूप का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें डॉक्टर को उसके दोनों पैर काटने पड़े, जिससे वह पूरी तरह से चलने फिरने में असमर्थ हो गया। अनूप के इलाज में सोनाली को सारी संपत्ति तक बेचनी पड़ी। जब सोनाली के ऊपर मुसीबत पड़ी तो उसे अपने जेवर मकान सब कुछ बेचना पड़ा। तब जाकर के अनूप के इलाज का पूरा इंतजाम हो पाया। ऑपरेशन में बहुत सारे पैसे खर्च हो गए थे। लंबे समय तक इलाज होता रहा। सोनाली अस्पतालों के चक्कर काट कर थक गई थी। अब तो यह हाल हो गया था कि उसके पास गिने चुने ही पैसे होते थे। घर में खाने तक के लाले पड़ने लगे। हालांकि साल भर तक अनूप का इलाज चलने के बाद उसके पैर ठीक हो गए, लेकिन अब अनूप के पास नौकरी नहीं थी। इसी बीच सोनाली को एक बेटी भी पैदा हुई, जिसको खिलाने पिलाने की भी लाले पड़ रहे थे। बच्चे का लालन पालन भी ठीक से नहीं हो पा रहा था। थक कर सोनाली अपने पति से कहती है कि अब वह कुछ काम करना चाहती है, जिससे घर में 4 पैसे ज्यादा आए और हम दोनों खाने पीने का इंतजाम हो सके। और अनूप ने कहा, सोनाली तुम तो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं, फिर तुम क्या करोगी? तो सोनाली ने कहा, मेरे पड़ोस की कुछ औरतें हैं, वह खाना बनाने का काम करती हैं, वह मुझे काम दिलवा देंगे, मैं वही काम कर लूंगी। अब दोनों के पास कोई चारा नहीं था। मैं दिन भर घर पर रहकर छोटी सी बेटी को अपने पास रखना और सोनाली लोगों के घर जाकर खाना बनाने का काम करने लगी। इस मुसीबत में रिश्तेदार भी मुंह फेर चुके थे। 10 दिन बाद सोनाली अनूप से कहने लगी कि कल उसके पास के शहर में एक बहुत बड़े सरकारी अफसर के घर खाना बनाने के लिए जाना है। उसके घर बेटे के पहले जन्मदिन की बहुत बड़ी पार्टी है। मैंने तो सुना है कि दोनों पति पत्नी बहुत बड़े सरकारी अफसर हैं। उनके आगे पीछे बहुत गाड़ियां चलती हैं। उनके आसपास बंदूक लिए लोग घूमते रहते हैं। किसी को घर में बिना इजाजत के अंदर आने की भी मनाही है। मेरे साथ जाने वाली उस औरत ने यह सब बताया है। मैं तो सोचती हूँ कि उनसे कुछ मदद भी मांग लूंगी और अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए भी कुछ पैसे मांग लूंगी। वह तो बड़े लोग हैं, हमारी परेशानी सुनकर मदद जरूर करेंगे। तुम्हें जो ठीक लगे कर लो, क्योंकि अभी तो हम 1-1 रुपए के लिए मोहताज हैं। अगर कोई हमारी मदद कर दे तो अच्छा ही है। दूसरे दिन सोनाली खाना बनाने के लिए उस घर में पहुंच गई। घर देखकर सोनाली की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वह घर नहीं, एक बहुत बड़ा शानदार बंगला था। बाहर खड़ी सिक्योरिटी ने पूरी चेकिंग करने के बाद ही अंदर जाने दिया। सोनाली तो फटी आंखों से हर तरफ देख रही थी। अंदर भी जगह जगह पुलिस तैनात थी। बहुत बड़ा पार्क
और स्विमिंग पूल और आने जाने वालों का तांता लगा हुआ था। सब लोग बहुत अमीर लग रहे थे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ रहे थे, एक के बाद एक बड़ी बड़ी कार आ रही थी। बड़े बड़े हलवाई खूब सारा खाना बना रहे थे। सोनाली सबके साथ लगी हुई थी कि तभी उधर एक बुढ़िया आई और खाने को चेक करने लगी कि क्या क्या बन गया है। उस उम्रदराज बुढ़िया ने एक महंगी साड़ी और गले में सोने की चैन पहनी थी, हाथ में सोने के मोटे मोटे कंगन। लेकिन पता नहीं क्यों सोनाली को वह बुढ़िया कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। उसने दिमाग पर जोर भी डाला लेकिन कुछ याद ही नहीं आया। लेकिन इसी उलझन के चलते हुए बुढ़िया के पीछे पीछे जाते हुए सोनाली भूल गई कि वह बुढ़िया का पीछा करते घर के अंदर आ गई। जैसे अम्मा जी सोनाली की तरफ मुंह करती हैं तो सामने अपनी सास को पहचान कर सोनाली के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। सोनाली पहचानने की भागकर उनके पास आती है और कदमों में गिरते हुए हाथ पकड़कर कहती है, माँ जी आप इधर कैसे? आपको तो तभी पीछे से आवाज आती है, हाँ हाँ आगे बोलिए ना, रुक क्यों गई? इनको तो आपने वृद्धाश्रम भिजवा दिया था, यही कहना चाहती थी ना मेरी लालची भाभी? माँ को इतने ठाट बाट में देखकर फिलहाल आपके तो होश ही उड़ गए होंगे, जाने क्या क्या सोच भी लिया होगा। सामने अपनी ननद को देखकर सोनाली के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतने अमीर कैसे हो गए और माँ को कैसे ढूंढ लिया। फिलहाल सोनाली के पास चारू की बात का कोई जवाब नहीं था। वह तो चेप हुई थी, लगातार उसे देख रही थी क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि चारू को पता चल गया है कि उसके भाई माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आए थे और दिमाग में यही आ रहा था कि कहीं चारों अब दोनों को माँ के साथ ऐसा करने के जुर्म में जेल ना भिजवा दे। चारों ने उसके ख्याल को भंग किया। क्यों भाभी, आपने क्या सोचा? मुझे कुछ नहीं पता चलेगा? मैंने कहा था ना एक दिन मैं माँ को जरूर ढूंढ निकालूंगी और देखो मैंने माँ को ढूंढ लिया। अब आप यहाँ तक आ ही गई हैं तो बताइए आपके साथ क्या किया जाए? लेकिन आप इधर कर क्या रही हैं और मेरे घर में कैसे आ गई? तभी पास में खड़ा व्यक्ति कहता है, सॉरी मैडम, यह तो पीछे खाना बनाने वाली औरत है जो पूड़ियाँ बनाने का काम कर रही थी, मैं इसे हटाने ही वाला था। भाभी 2 साल पहले मैंने ही कहा था ना कि आज आपका समय है, आप मुझे खाना बनवा रहे हो, लेकिन एक दिन समय ऐसा आएगा जब आप मेरे लिए खाना बनाएंगे। देखो वक्त ने कैसे खुद को दोहरा दिया। सोनाली जोर से बोली, मैं तुम्हारे यहाँ नहीं, मैं तो इधर बहुत बड़े सरकारी अफसर हैं, उनके इधर खाना बनाने आई हूँ। चारों ने हंसकर कहा, भाभी सच यह है कि यह घर मेरा है, मेरे ही बेटे का जन्मदिन है और वह दोनों सरकारी अफसर भी हम दोनों ही हैं। सोनाली की आंखें फटी रह गई, उसे अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हुआ। उसने फिर भी पूछा, क्या चारू तुम्हारा मतलब वह दोनों सरकारी अफसर? लेकिन यह कैसे हो सकता है? मैंने तो तुम्हारी शादी एक ड्राइवर से की थी। भाभी आपकी गलती यह है कि आपने खुद को मेरा भगवान समझने की कोशिश की थी कि आप जो मेरी किस्मत में लिखेंगे वही होगा, लेकिन मेरी किस्मत में पढ़ाई लिखी थी। आपने भले ही मेरी शादी एक रिक्शे वाले के बेटे से की हो। चलिए एक बात और बताती हूँ, दरअसल में रिक्शा विकास नहीं चलाते थे, वाकई में तो वह उनके पिताजी का था और उस दिन उनके पापा घर पर नहीं थे, इसीलिए आपके मायके वालों ने ड्राइवर
बनाकर उसके पिताजी की जगह विकास आए थे। लेकिन क्या एक ड्राइवर का बेटा आईपीएस की तैयारी नहीं कर सकता? आपने इन्हें कम आंका और मेरी शादी उनके साथ तय कर दी। शादी होने के बाद जब मैं विकास को आईपीएस की तैयारी करते हुए देखा तो मैंने कहा कि मुझे भी पढ़ाई करनी है, मुझे पढ़ लिख कर कुछ करना है। पढ़ाई की कीमत पढ़ने वाला ही जानता है। ऐसे पति किस्मत से मिलते हैं। इन्होंने अपने साथ ही मेरी भी पढ़ाई शुरू कर दी और आखिर हमारी मेहनत रंग लाई। हम दोनों ही बड़े अफसर बन गए और आज देखो हमारे पास पैसा है, बंगला है, गाड़ी है और मेरी माँ भी है। इसी को किस्मत कहते हैं। भाभी, चारू की बातें सुनकर सोनाली के पैरों के नीचे की जमीन ही खिसक गई। उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसने पूछा, लेकिन तुम्हें माँ कैसे मिली? चारू ने कहा, चलो यह कहानी भी आपको बता ही देती हूँ। एक बार मैं अपने सरकारी काम से एक दिन वृद्धाश्रम गई थी। उधर ही मुझे माँ मिली और माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया। माँ का इलाज करवाया और आज आपके सामने है। सोनाली भागकर तुलसी जी के पैरों में गिर गई। माँ जी, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। अब आप ही मेरा सहारा हो। अपने घर चलो। आपको पता है आपके बेटे अनूप का एक्सीडेंट हो गया था। हम पर ऐसी रागिरी की अनूप ने एक्सीडेंट में दोनों पैर खो दिए। उसके दोनों पैर कट गए हैं। मुझे आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। आप ही इस मुसीबत से बचा सकती हैं। आपको मालूम है आपकी एक पोती भी है। अपनी पोती के लिए ही घर चलो और मेरी कुछ मदद भी कर दो। आज तो मेरी यह हालत हो गई है कि मुझे दूसरों के घर में जाकर खाना बनाने का काम करना पड़ रहा है। माँ जी, मेरी मदद करो। तुलसी जी बहू से बोली, बहू, तुमने मेरे और मेरी बेटी के साथ बुरा करने में कोई कसर तो छोड़ी नहीं, और आज जब तुम्हारे साथ बुरा हुआ तो मुसीबत लग रही है। जैसे हम झेलने को मजबूर थे, अब तुम भी झेलो। बहू, मेरे पीठ पीछे तुम्हें मेरी बेटी को एक ड्राइवर के साथ दिया और दोबारा उसकी कभी खबर तक नहीं ली। यह तो मेरी चारू की किस्मत की अच्छी निकली, नहीं तो जाने क्या होता। तुम्हें अपने ही किया का फल मिल रहा है। बहू, चली जा मेरी नजरों के सामने से। चारू के ठाट बाट देखकर सोनाली अब भी जलकर राख हो रही थी। उसे अपनी किस्मत और हालातों पर बड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब हो भी क्या सकता था। यह सब उसके कर्मों का ही फल था। इतना सब सुनकर सोनाली की आगे मुंह खोलने की हिम्मत ही ना हुई। चारू ने जाते हुए से आवाज देकर कहा, भाभी, घर के लिए खाना लेकर चली जाना। आखिर मेरे बेटे का जन्मदिन है, कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। सोनाली मुंह बनाए निकल आई और उसे बिना काम किए ही घर वापस आना पड़ा। पीछे से गार्ड ने जाकर उसे खाने का पैकेट पकड़ा दिया, जिसे ना चाहते हुए भी सोनाली घर लेकर निकल गई। पूरे रास्ते चारों और अपनी सास की शान और शौकत उसकी आंखों के सामने घूमती रही। आज उसे फिर चारू से जलन हो रही थी। घर आई तो अनूप ने कहा, अरे तुम तो कल सुबह आने वाली थी, अभी रात में कैसे आ गई? सोनाली अनूप का चेहरा देखती रही। उसने कहा, अरे काम जल्दी खत्म हो गया। लो, मैं खाना लाई हूँ, खाना खा लो। आज इतने दिनों बाद दावत का खाना खाने को मिलेगा। सोनाली अनूप की खुशी बर्बाद नहीं करना चाहती थी, यह सोचकर कि सुबह सबको सब कुछ बता देगी। उसने अनूप को प्लेट में खाना लगाकर दे दिया। सोनाली के गले के नीचे से खाना उतर ही नहीं रहा था। अनूप ने कहा, बहुत स्वादिष्ट खाना है। सोनाली मन में सोचती है, कैसे कहे कि यह तुम्हारी ही बहन के घर का खाना है, जिसे तुम्हारी माँ ने खुद चेक किया है। चारू से उसकी जलन आज भी बरकरार थी। सोनाली ने चारू से जलन करके क्या पाया? माफी मांगने का हक भी खो दिया। परिवार को तोड़कर उसे क्या मिला? घर को जोड़कर रखती तो आज शानो शौकत की हिस्सेदार होती। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट कर कर अपनी राय ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।